और मूल्यह्रास, और निवेश के प्रकार मूल्यह्रास कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, तथा इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारी अर्थव्यवस्था में क्यों इम्पोर्टेंस रखते हैं। अभी तक हमने जितनी 3 वीडियो में, ये तीसरी वीडियो हमारी, जितनी भी वीडियो हमने बनाई है इकोनॉमिक्स की, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको समझना जरूरी है। अगर हम उसको नहीं ढंग से समझ पाते हैं तो वो हमारा राष्ट्रीय आय का जब हम कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो वहाँ पे दिक्कतें उत्पन्न करेगा। तो इसलिए आप सभी क्या नाम है, सारे कॉन्सेप्ट को सही से समझें और ध्यानपूर्वक सुने मेरी बातों को, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। निवेश, निवेश एक इन्वेस्टमेंट बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो सिंपल से इसकी एक परिभाषा है पूंजी निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। अब पूंजी निर्माण क्या है इसको हम अभी समझेंगे, ठीक है। पहले परिभाषा देख लेते हैं। निवेश क्या है, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया है। निवेश क्या है, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि की प्रक्रिया है। निवेश क्या है, पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि जो एक वर्ष के दौरान होती है उसको निवेश कहा जाता है, ठीक है। तो इन सब को निवेश कहा जाता है, ठीक है। अब पूंजी निर्माण क्या है, हमने अंतिम वस्तु जब पढ़ रहे थे तो अंतिम वस्तुएं जो होती हैं हमारी दो प्रकार की होती है, एक अंतिम उत्पादक वस्तुएं और अंतिम उपभोग वस्तुएं, ठीक है। तो अंतिम उत्पादक वस्तुओं में हमारी पूंजीगत वस्तु आती हैं, और जितने भी उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं वो पूंजीगत वस्तुओं में आती हैं, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स जितने भी हैं हमारे, ठीक है। और श्रम हो गया यानी कि लेबर्स हो गए, लैंड हो गया, ये सारी जो होती हैं हमारी पूंजी होती हैं, ठीक है। एक उत्पादक की पूंजी होती है जहां पे एक उत्पादक उनको उन पर निवेश करता है उत्पादन, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए, ठीक है। तो जब वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए उन पर पैसा खर्च करता है तो उससे क्या होता है, पूंजी निर्माण होता है। मान लीजिए एक उत्पादक के पास पूंजीगत वस्तु यानी कि स्थिर परिसंपत्तियों का स्टॉक 5 था वर्ष 2019 के दौरान, ठीक है। मगर वर्ष 2019 के अंत में उसके पास 9 पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक हो जाता है। तो उसके स्टॉक में पूंजी निर्माण जो हो रहा है वो 4 पूंजीगत वस्तुओं का हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि उत्पादक ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या है, पूंजी में यानी कि अपने स्टॉक में निवेश किया है, जिससे उसके स्टॉक में वृद्धि हुई है, ठीक है। इससे ये पता चलता है। तो इसी, अब स्टॉक क्या है, पूंजी का स्टॉक, पूंजी का हम स्टॉक क्या कहते हैं, उत्पादक के पास वह एक वर्ष के दौरान कितनी वस्तुओं और सेवाओं का और कच्चे माल का, लेबर्स का और लैंड का स्टॉक है, ठीक है। पूंजी का, पूंजीगत वस्तुओं का, लेबर्स का, लेबर्स का और मशीनों का, लैंड का कितना स्टॉक है उसके पास, और वर्ष के दौरान, वर्ष की शुरुआत में और वर्ष के अंत में उसके पास वस्तु और सेवाओं का कितना स्टॉक है। तो अगर उसमें वृद्धि होती है तो हम उसको कहते हैं पूंजी के स्टॉक में वृद्धि। तो जब वृद्धि होती है यहाँ पे, जैसे कि मान लो वर्ष के 5 है वर्ष के दौरान शुरू में, और वर्ष के अंत में 9 मशीनें हैं तो उसमें 4 मशीनों का स्टॉक में वृद्धि हो रहा है। अगर मान लीजिए आप वर्ष के शुरुआत में एक कंपनी के पास 50 लेबर हैं, ठीक है, और बाद में क्या नाम है उस वर्ष के अंत में वो 70 लेबर्स रखता है, तो इससे उसमें 20 लेबर्स का स्टॉक उसमें बढ़ रहा है, जिससे क्या है उसकी उत्पादन क्षमता भी यानी कि उस कंपनी की उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। तो इसको निवेश कहते हैं। तो समझ में आ रहा है, यानी कि पूंजी के स्टॉक में जितनी वृद्धि होगी या पूंजी निर्माण जितना ज्यादा होगा एक उत्पादक का, उतना ही ज्यादा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा, और जितना ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा अर्थव्यवस्था में उतनी ही समृद्धि और विकास का स्तर अधिक होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, यानी कि जितना इन्वेस्टमेंट होगा गवर्नमेंट, आज अगर इंडिया में देखो या किसी भी इकोनॉमी में देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा किस पे, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है। जितने भी गवर्नमेंट के अभी लेटेस्ट पॉलिसी आ रही हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट पे है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, एमएसएमई हो गया, ठीक है, लोन देके इन्वेस्टमेंट करने को कहा जा रहा है लोगों को, ठीक है। तो इसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा
और सारी चीजें, लोगों को रोजगार मिलेगा, लैंड लोग खरीदेंगे, ऑफिस रेंट पे लेंगे। तो इस तरीके से क्या है ना, पूंजी निर्माण होगा और इन्वेस्टमेंट होगा, उससे क्या है, इकोनॉमी में मनी जनरेट होगा। तो अब पूंजी क्या है, पूंजी, अब पूंजी जो है हमारी चार प्रकार की होती है, जो उत्पादन के कारक होते हैं, ठीक है। यह उत्पादक के कारक होते हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया में अपना इंपॉर्टेंस रोल निभाते हैं, जैसे श्रम हो गया, भूमि हो गया, पूंजी हो गया, उद्यम वृत्ति हो गया, ये हमारी पूंजी कहलाते हैं, ठीक है। और कुछ जो पूंजी होती है मानव निर्मित होती है, जिसमें मशीनें, पूंजीगत वस्तुएं हमारी शामिल हो जाती हैं। तो जितनी मानव निर्मित मशीनें होती हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया में अपना इम्पोर्टेंस रोल निभाती हैं, ठीक है, उनको भी पूंजी में रखा जाता है, पूंजी में रखा जाता है। तो पहला लैंड, श्रम, ठीक है, किराया वगैरह जो होता है, और अगर कोई इन्वेस्टर जो है किसी रूम्स को या लैंड को रेंट पे लेता है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है। और मशीनों को कितना खरीदता है वो, ठीक है। अब पूंजी का स्टॉक कितना है, अब मान लीजिए वो अभी एग्जांपल दिया 5 और 9 का, ठीक है। वर्ष के शुरू में मान लीजिए उसका स्टॉक कितना है और वर्ष के अंत में उसका स्टॉक कितना है, उसको पूंजी का स्टॉक कहते हैं। अब इसमें कच्चा माल और तैयार वस्तुओं का भी स्टॉक शामिल किया जाता है पूंजी के स्टॉक में, ठीक है। और ये जो हमारा पूंजी का जो स्टॉक होता है, वो ये दर्शाता है कि उत्पादन की क्षमता दर्शाता है, उत्पादक के उत्पादन की क्षमता को दर्शाता है, जिससे ये पता चलता है कि वो कितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर सकता है वर्ष के दौरान। मान लीजिए उसके पास 500 पूंजी का स्टॉक है, जिसमें लेबर शामिल है, लैंड शामिल है और उसकी मशीनें शामिल हैं, ठीक है। तो उससे वो क्या नाम है, 5000 वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए 5000 वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सकता है, मगर वर्ष के अंत के दौरान उसके पास 600 पूंजी का स्टॉक हो जाता है, तो देन उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया, तो उत्पादक के पास जितना पूंजी निर्माण होगा या पूंजी का स्टॉक जितना ज्यादा अधिक होगा, उतना ही वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक होगा, और जितना वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक होगा, उससे क्या है, अर्थव्यवस्था में समृद्धि और विकास अधिक होगा, ठीक है। अब आप ये निवेश किसको कहते हैं, ठीक है। वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन आपने समझ लिया, और उसको हम निवेश को हम आई के रूप में डिनोटेट करते हैं। और जो परिवर्तन होता है, चेंज होता है, स्टॉक में परिवर्तन जो होता है, उसको ट्रायंगल, और के जो हमारा होता है स्टॉक होता है, ठीक है, इस पूंजी का स्टॉक होता है, ठीक है। तो के को हम पूंजी का स्टॉक में कहते हैं, और ट्रायंगल पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन को दर्शाता है, और आई जो है आपका निवेश को दर्शाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आपको ध्यान रखना है, पूंजी के स्टॉक को पूंजी निर्माण भी कहा जाता है, और मानव पूंजी को मानव पूंजी निर्माण भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए, और यहाँ पे भी मैंने बताया कि जितना उत्पादन क्षमता उत्पादक की अधिक रहेगी, उतनी ही वो कोशिश करता है और उतने ही अधिक वो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। तो इसलिए हमेशा उत्पादक की कोशिश क्या रहती है, वो अपने पूंजी के स्टॉक को बढ़ाने की कोशिश करता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश करता है। और ध्यान रखना, आपका निवेश और पूंजी निर्माण दो शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे के स्थान पे यूज होते हैं। जब आप नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहां पे निवेश की जगह पूंजी निर्माण आपको अधिकतर मिलेगा, ठीक है। और कभी कभी पूंजी निर्माण की जगह निवेश मिलेगा, और पूंजी मानव पूंजी निर्माण भी मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों शब्द एक जगह दूसरे की जगह पे यूज होते हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। अब इसके प्रकार पढ़ते हैं। निवेश के प्रकार या घटक बोलते हैं इसको। दो प्रकार होते हैं, स्थिर निवेश होता है और दूसरा होता है माल सूची निवेश होता है, ठीक है। तो पहले स्थिर निवेश को पढ़ते हैं। एक एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान, यहाँ पे लिख लेना, ये गलत हो गया, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान, ठीक है,
उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को स्थिर निवेश कहते हैं। ठीक है, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादकों के पास जितनी भी स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं, स्थिर परिसंपत्तियां कौन सी होती है, पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। ठीक है, उसमें जितनी वृद्धि होगी, ठीक है, उसको स्थिर निवेश कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि स्थिर निवेश जो है आपका, ठीक है, वो क्या है, पूंजीगत वस्तुओं को दर्शाता है, उसके अंदर पूंजीगत वस्तुएं अधिकतर आती हैं। ठीक है, यानी कि स्थिर परिसंपत्तियां ही शामिल होती हैं। ठीक है, तो हम स्थिर निवेश किसको कहते हैं, उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों की स्टॉक को में जितनी अधिक वृद्धि होती है उसको स्थिर निवेश कहते हैं। यानी कि उससे क्या होता है, एक कंटिन्यूअस उत्पादन क्षमता बनी रहती है, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, उत्पादकों द्वारा स्थिर परिसंपत्ति या पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर किया जाने वाला व्यय जो है स्थिर निवेश है। ठीक है, इसको स्थिर पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। ठीक है, और इनका प्रयोग जो है वर्ष के कई वर्षों तक यूज किया जाता है, यानी कि बार बार प्रयोग किया जाता है स्थिर पूंजी निर्माण का, ठीक है, या स्थिर निवेश का। क्योंकि पूंजीगत वस्तुएं, आपको पता है कि पूंजीगत वस्तुएं जो है वो काफी उच्च मूल्य वाली होती हैं और वर्ष के कई वर्षों तक यूज की जाती हैं। ठीक है, उत्पादन की प्रक्रिया में, जिसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है। तो ध्यान रखना, स्थिर निवेश में क्या है, जो आप की पूंजीगत वस्तु या स्थिर परिसंपत्ति है उसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है, और आपका उच्च मूल्य वाली वस्तुएं होती हैं जैसे ट्रैक्टर, प्लांट, मशीनरी आदि। ठीक है, अब हमारे लिए स्थिर निवेश इंपॉर्टेंट क्यों है। स्थिर निवेश जो है उत्पादक की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, जितना ज्यादा स्थिर निवेश होगा उतना ही ज्यादा उत्पादन की क्षमता बढ़ती जाती है, उत्पादक की उत्पादन क्षमता बढ़ती जाती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ता जाता है। ठीक है, इससे क्या है, अर्थव्यवस्था में स्थिर निवेश एक निश्चित निवेश यानी कि स्थिर निवेश रहता है। ठीक है, जितनी ज्यादा क्षमता बढ़ेगी उतना ही ज्यादा क्या नाम है, प्रोडक्शन होगा, और उससे ये पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में उतना निवेश होगा ही होगा, कंटिन्यूअस रहेगा, क्योंकि उत्पादक के पास क्या नाम है, स्थिर परिसंपत्तियां हैं। ठीक है, जो पूंजीगत वस्तु होती है, जो कई वर्षों तक यूज होती हैं। ठीक है, उत्पादन का जितना अधिक वो स्तर होगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए उत्पादन का स्तर जितना अधिक होगा, अभी मैंने बोला था, उतना ही स्तर विकास का अधिक होगा, और जीडीपी का भी स्तर उतना ही अधिक होगा। मैंने कहा था कि उत्पादन की उत्पादक क्षमता जो है स्टॉक पे निर्भर करती है, और स्टॉक अगर पूंजी स्थिर पूंजी का स्टॉक ज्यादा होगा, ठीक है, स्थिर पूंजी का स्टॉक अगर ज्यादा होगा, जो स्थिर निवेश है हमारा, तो जितना ज्यादा होगा उतना ही उत्पादन की क्षमता अधिक होगी, और उतना ही वस्तु और सेवाओं का उत्पादन अधिक होगा, और जितना ज्यादा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन अधिक होगा उतना ही अधिक जो है जीडीपी और समृद्धि और विकास का जो स्तर होगा अर्थव्यवस्था में वो अधिक होगा। तो इसलिए हमारा महत्वपूर्ण रखता है, यानी कि अगर अर्थव्यवस्था में हमें अधिक से अधिक विकास लाना है तो हमें स्थिर निवेश पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यानी कि मशीनों की और स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद पर ध्यान देना चाहिए, और भूमि पर। ठीक है, माल सूची निवेश हमारा दूसरा कारक है, या दूसरा घटक बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी एक समय पर उत्पादक के पास जो स्टॉक होता है, जिसमें तैयार वस्तुएं शामिल होती हैं, अर्ध तैयार वस्तुएं और कच्चा माल शामिल होता है। ठीक है, तीन वस्तुएं शामिल होती हैं, तैयार वस्तुएं, अर्ध तैयार वस्तुएं और कच्चा माल शामिल होता है, उसको माल सूची स्टॉक कहा जाता है, या माल सूची निवेश कहा जाता है। ठीक है, माल सूची निवेश बोला जाता है, या माल सूची स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, समय के साथ साथ माल सूची स्टॉक में परिवर्तन होता रहता है, जिस तरीके से स्थिर निवेश के स्टॉक में भी परिवर्तन होता रहता है, मगर एक किसी कंपनी के पास एक निश्चित स्टॉक होता है। ठीक है, को माल सूची निवेश कहते हैं, यानी कि एक वर्ष के दौरान, ठीक है, एक वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को माल सूची निवेश कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, माल सूची स्टॉक में आपके तीन वस्तुएं शामिल होते हैं, एक कच्चा माल,
तैयार वस्तुएं और अर्ध तैयार वस्तुएं, ठीक है। और जबकि स्थिर निवेश में कौन सी वस्तुएं शामिल होती हैं? स्थिर परिसंपत्तियां यानी कि पूंजीगत वस्तुएं आपकी शामिल होती हैं, ठीक है। और उत्पादक के पास जितना कच्चा माल रहेगा उतना ही ज्यादा वो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर पाएगा, मगर बिना स्थिर परिसंपत्तियों के वो उत्पादन नहीं कर सकता, क्योंकि मशीनों से जितना उत्पादन हो सकता है उतना मानव यानी कि जो लेबर है उतनी गति से, स्पीड से उत्पादन नहीं कर सकता है। तो इसलिए एक स्थिर स्टॉक भी होना जरूरी है उत्पादक के पास, ठीक है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? माल सूची स्टॉक ये उत्पादक की ठीक है, कच्चे माल को पर्याप्त स्टॉक के साथ साथ निर्माता बाजार से दिन प्रतिदिन खरीद से बच सकते हैं तथा बाजार की अनिश्चितताओं से बचा जा सकता है, ठीक है। अब क्या होता है कि उत्पादक के पास जितना ज्यादा कच्चा माल होगा तो वो अगर बाई चांस वो क्या नाम है बाजार में क्या नाम है एकदम से मांग बढ़ जाती है वस्तु और सेवाओं की, तो उस समय क्या नाम है वो वस्तु और सेवाओं का अधिक से अधिक उत्पादन, अगर उसके पास कच्चा माल ऑलरेडी है तो वो अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी उन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर सकता है, और जब वस्तुओं का उत्पादन कर देगा तो वो मांग संतुष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अनिश्चितताओं को कंप्लीट करने के लिए यानी कि ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए कच्चा माल जो है माल सूची स्टॉक बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जैसे अभी हमारा कोरोना पीरियड चल रहा है, ठीक है। तो इस समय जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय क्या नाम है घर पे लोग थे, काम पे नहीं जा रहे थे, तो वस्तु और सेवाओं की डिलीवरी जो थी और उसके घर पे लोग बैठे थे तो खाने पीने की चीजों की आवश्यकता उनको काफी ज्यादा लगने लगी। तो इससे क्या ना सप्लाई जो है काफी ज्यादा, सप्लाई की ज्यादा आवश्यकता थी। अब बाढ़ आ रही है तो यहाँ पे लोगों की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि लोगों के घर बिखर गए हैं, तो उससे क्या है लोगों को खाने पीने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये कच्चा माल जो है इस वक्त जो स्टॉक पड़ा होता है कि किसी उत्पादक के पास इस वक्त काम आता है, तो इस समय ये ये लोग उत्पादन बहुत ज्यादा अधिक तीव्रता से करते हैं, और जिससे इस प्रकार की डिमांड जो होती है जो बिना बताए आती हैं, ठीक है, उनको उनका सामना कर सकते हैं। और तैयार वस्तुओं का स्टॉक भी काफी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये आने वाली जो मांग होती है भविष्य में, मान लो हमें आपने डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, सिद्धांत पढ़ा हुआ है 11th में, ठीक है, वेस्टी अर्थशास्त्र के अंदर। तो उसमें कभी भी क्या ना है व्यक्ति की डिमांड जो है कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ सकती है और कभी भी घट सकती है। तो उसके लिए क्या नाम है एक उत्पादक के पास जो है कच्चा माल और तैयार वस्तुओं का स्टॉक होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, अब ये जो निवेश जो होता है, ठीक है, जो निवेश होता है हमारा दो प्रकार का निवेश होता है, एक सकल निवेश होता है, ठीक है, जिसको हम ग्रोस निवेश कहते हैं, और एक होता है शुद्ध निवेश, ठीक है। एक होता है सकल निवेश और एक होता है शुद्ध निवेश। अब सकल निवेश में जो होता है आपका माल सूची स्टॉक पर जितना पैसा खर्च किया गया है और स्थिर स्टॉक परिसंपत्तियों के स्टॉक पर जितना पैसा खर्च किया गया जाता है उसको शामिल किया जाता है सकल निवेश के अंदर, ठीक है। जबकि शुद्ध निवेश में सिर्फ नई स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य को ही शामिल किया जाता है, ठीक है। शुद्ध निवेश में सिर्फ नई स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य यानी कि नई पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है, ठीक है। और जबकि सकल निवेश में स्थिर निवेश और माल सूची निवेश और स्थिर निवेश की यानी कि पूंजीगत वस्तुओं की रख रखाव पर जो होने वाला जो खर्चा है उसको भी जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, सकल निवेश में हम क्या है माल सूची निवेश, स्थिर निवेश और उसके रखरखाव पे जो मूल्य ह्रास होता है उसके मूल्य को शामिल किया जाता है। जबकि शुद्ध निवेश में सिर्फ हम स्थिर परिसंपत्तियों के नई स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य को शामिल किया जाता है। तो इसलिए हम राष्ट्रीय आय में तो इसमें क्या होता है कि काफी ज्यादा दोहरी गणना होने लग जाती है, तो इसलिए हम शुद्ध निवेश को ही राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, ना कि सकल निवेश को, ठीक है।
क्योंकि जो सकल निवेश जो होता है वो हमारी शुद्ध वृद्धि जो होती है पूंजी के स्टॉक में उसको नहीं दर्शाता है, क्योंकि उसके अंदर माल सूची निवेश और स्थिर परिसंपत्ति को तो शामिल कर रहे हैं। अब स्थिर परिसंपत्ति जो पिछले वर्ष के दौरान में थी और वर्ष के अंत में वही सेम रहती है, तो उसका मूल्य शामिल रहता है, ठीक है। और उसके साथ साथ मूल्य ह्रास का भी पैसा उसके अंदर शामिल होता है। तो इस वजह से उसके अनुसार कहना है राष्ट्रीय आय की जब हम गणना करने बैठते हैं तो कई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसको हम दोहरी गणना वगैरह के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्थिर निवेश को ही सिर्फ राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, ना कि सकल निवेश को, ठीक है। सकल निवेश को यहाँ पे सकल निवेश लिख लेना।